कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश कोरोना पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। तो सरकार आपके साथ है, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मैदान में खड़े हैं और दूरदर्शन परिवार भी आपके साथ है हर जानकारी के साथ। तो हम सब साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ, और आपको बस इतना करना है कि इस जंग को जीतने के लिए अपने घरों में रहना है और रखनी है कोरोना पर नजर। और यही हम बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले देखते हैं कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति पर की अपील। स्थिति से उभरने के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कही बात। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बुझाकर बालकनी में दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाने का किया आह्वान। सोशल डिस्टेंसिंग को बताया कोरोना से लड़ने का रामबाण। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं में छूट देने के बारे में राज्यों को लिखा पत्र। गृह मंत्रालय ने कहा, कृषि उत्पादन, विपणन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आयुष से संबंधित विशिष्ट सेवाएं पाबंदी से बाहर। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से संबंधित 960 विदेशियों को किया ब्लैकलिस्ट। मंत्रालय ने की जमात से जुड़े करीब 9000 लोगों की पहचान। दिल्ली मरकज के 1804 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए केंद्र सरकार ने 11 भाषाओं में लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप। ऐप अत्याधुनिक ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके संक्रमण के जोखिम की करेगी गणना। पीआईबी के अंतर्गत कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट की हुई शुरुआत। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2000 के पार। अब तक 53 लोगों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कोविड-19 पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न संकट से निपटने के प्रयासों पर की जाएगी चर्चा। महामारी से लड़ने में समाज, स्वैच्छिक संगठनों और निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा भी एजेंडे में शामिल। विश्व बैंक ने किया कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की वित्तीय सहायता देने का ऐलान। वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशालाएं जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए पृथक वार्ड बनाने में मिलेगी मदद। और दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या 1 मिलियन के पार। लगभग 53,000 लोगों की मौत। 2 लाख से अधिक लोग उपचार के बाद हुए ठीक। इटली के बाद स्पेन में 10,000 से अधिक लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करते हुए आह्वान किया कि 5 अप्रैल यानी कि आने वाले रविवार को 130 करोड़ देशवासी रात 9 बजे अपने अपने घरों की सभी लाइटें 9 मिनट के लिए बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, टॉर्च, दिया या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा।
प्रधानमंत्री ने साथ ही अपील की कि इस आयोजन के समय कोई भी कहीं भी इकट्ठा नहीं हो, सिर्फ अपने घर के दरवाजे, बैल्कनी से ही इसे करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लॉकडाउन के कारण जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमें उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। और कुछ अन्य खबरों में सरकार ने वीजा शर्तों का उल्लंघन करने पर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 960 विदेशियों के नाम काली सूची में डाल दिए हैं। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी अधिनियम 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 960 विदेशियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, गृह मंत्रालय द्वारा पर्यटक वीजा पर तबलीगी जमात गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने 9000 तबलीगी जमात कार्यकर्ताओं और उनके संपर्कों की पहचान की है। इन 9000 लोगों में से 1306 विदेशी हैं, जबकि बाकी भारतीय हैं। फेक न्यूज को लेकर गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सभी राज्यों को पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने लिखा है कि फेक न्यूज को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, उसका पालन करना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि भारत सरकार लोगों को तथ्यों और असत्यापित खबरों की पुष्टि की खबरों की सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रही है। राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में से इससे संबंधित समस्याओं के लिए अपने स्तर पर ऐसे ही एक तंत्र विकसित करने का अनुरोध भी किया गया है। गृह मंत्रालय ने साथ ही लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं में छूट देने के बारे में राज्यों को लिखा है पत्र। गृह मंत्रालय ने कहा, कृषि उत्पादन विपणन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आयुष से संबंधित विशिष्ट सेवाएं पाबंदी से बाहर हैं। और पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने गुरुवार को 3 फर्जी खबरों पर रिपोर्ट जारी की है। देश में जारी लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से फैलाया जा रहा है। मैसेज में दावा किया गया है कि आज रात से देश में आपदा प्रबंधन कानून लागू हो रहा है। यह पूरे देश में लागू होगा, जिसके मुताबिक सरकारी विभागों के अलावा कोई भी आम नागरिक कोरोना वायरस से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना लिख सकता है, ना ही शेयर कर सकता है। ऐसा करने पर सजा का प्रावधान है। हालांकि ये एक फेक न्यूज है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 22 अप्रैल 2020 से शुरू होंगी। नोटिस में यह कहा जा रहा है कि परीक्षा का नया शेड्यूल 3 अप्रैल को ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर अपलोड किया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने परीक्षा के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया है, यानी यह भी गलत खबर है, फेक न्यूज है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में यूजी कक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रही है। यह फर्जी खबर है क्योंकि एमसीआई ने ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया है, तो ऐसी खबरों से बचें। सरकार ने कोविड-19 के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर आरोग्य सेतु नामक ऐप विकसित किया है। इस ऐप का उपयोग कर लोग कोरोना संक्रमण की आशंका का आकलन कर सकते हैं। ब्लूटूथ और यांत्रिक बुद्धिमत्ता से चलने वाला ये ऐप अन्य लोगों के साथ संपर्क के आधार पर ऐसे संक्रमण का अनुमान लगाएगा। इस ऐप से सरकार को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। इस ऐप में निजता का ध्यान रखा गया है और इसमें संग्रहित व्यक्तिगत सूचना कूटबद्ध कर दी जाती है। 11 भाषाओं में उपलब्ध ये ऐप पूरे देश में उपयोग के लिए तैयार है। ये ऐप देश की युवा प्रतिभा का एक अनूठा उदाहरण है। और देश भर में लॉकडाउन के बीच जनधन खाता वाली महिलाओं के खाते में आज से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पैसा आना शुरू हो जाएगा। खाता धारक अपनी मर्जी और जरूरतों के हिसाब से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की तरफ से अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आईबीए ने कहा है कि बैंकों में भीड़ ज्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए खाता नंबर के हिसाब से अलग अलग दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने आर्थिक सहायता के लिए इन महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अगले 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा की थी। इससे जनधन खाता रखने वाली करीब 20 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। तो जनधन खाता धारक महिलाओं के लिए यह बड़ी सौगात है। खाते की संख्या के अंत में 6 या 7 है, उनके खाते में 8 अप्रैल को राशि डाली जाएगी। और खाते के अंत में अगर संख्या 8 या 9 है तो उनके खाते में 9 अप्रैल को पैसा आएगा। यानी कि भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस खाते को में कब धन की निकासी की तिथि तय की गई है। 3, 4, 7, 8 और 9 अप्रैल। और कोरोना नाम की इस मानवीय त्रासदी के वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। और ऐसी ही एक गुड न्यूज है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिला कलेक्टर ने थिरुपल्लम में उझवर संधे इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक अलग तरह की
कोरोना डिसइंफेक्शन टनल का उद्घाटन किया है। ये राज्य में अपनी तरह का पहला डिसइंफेक्शन टनल है। लोगों को मार्केट में आते वक्त सबसे पहले इस टनल से गुजरना पड़ेगा। साथ ही उस व्यक्ति पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। साथ सफाई कर्मी और जनता को कीटाणु शोधन सुनिश्चित करने के लिए सुरंग में प्रवेश करते समय सामने की ओर अपनी हथेलियों के साथ अपने हाथों को ऊपर उठाने की सलाह दी गई है। वहीं सुरंग में प्रवेश करने से पहले हाथों को धोना पड़ता है। और तमिलनाडु में कोरोना डिसइंफेक्शन टनल का उद्घाटन किया गया है। मार्केट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जाते हैं तो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है और अंदर जाने से पहले हाथ भी डिसइंफेक्ट करने पड़ते हैं। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। और एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज इसी संबंध में पंजाब से। पंजाब के जालंधर में भी सीआरपीएफ ने जालंधर जिला प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन किट की पैकेजिंग की है। जालंधर में सीआरपीएफ ने की जरूरतमंद लोगों की मदद और किस तरह से राशन की पैकेजिंग की जा रही है और फिर उन जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाया जाता है। एक अनूठी पहल जालंधर में सीआरपीएफ द्वारा। विभिन्न राज्यों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पंचायत के लोगों ने मिलकर पंचायत के सभी वार्ड्स को सैनिटाइज किया है। हर कोई अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। पूरे भारत में ये कोशिशें जारी हैं। लोग अपने घरों पर रहकर इससे बच रहे हैं। वहीं जहां पर जरूरत है, जैसे कुल्लू के पंचायत के सभी वार्डों को सैनिटाइज करने की ये पहल की गई है कुल्लू पंचायत द्वारा। गुजरात के वडोदरा में इस्कॉन मंदिर ने जरूरतमंद लोगों को बांटने के लिए खाना बनाया और वितरित किया। तो जहां पर भी जरूरत है, लोग सामने आ रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। देश भर से अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुश्किल की घड़ी में पूरा देश एकजुट है। और अब बात करते हैं ग्राउंड जीरो की। अमूमन यह धारणा बनी रहती है कि केंद्रीय भंडार पर सिर्फ सरकारी कर्मी ही खरीदारी कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आम लोग भी केंद्रीय भंडार पर खरीदारी कर सकते हैं। लॉकडाउन में केंद्रीय भंडार पर आम नागरिक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के पंडारा रोड स्थित केंद्रीय भंडार से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ। बंदी की हालात में कालाबाजारी की खबरें लगातार सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन भारत सरकार का जो केंद्रीय भंडार है वहां पर उचित कीमत पर जो खरीदार हैं वो अपनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। केंद्रीय भंडार में हमें सारा सामान मिल रहा है और सब रेट भी बिल्कुल सही मिल रहे हैं। हम अभी खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में पंडारा रोड है, जहां पर केंद्रीय भंडार पर लोग खरीदारी जो है वो करने के लिए यहाँ पर कैसे पहुँच रहे हैं उसका हम जायजा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 1 मीटर की दूरी जहां बनाई गई है, वहीं पर राउंड सर्कल बना करके यह चिन्हित करने का काम किया जा रहा है कि कैसे लोग जो हैं वो दूरी बनाकर खरीदारी कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि केंद्रीय भंडार जो पंडारा रोड में है, हम उसके अंदर चलेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भीतर कैसे लोग खरीदारी कर रहे हैं और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। तो आइए चलते हैं हम सीधे केंद्रीय भंडार के भीतर। लॉकडाउन के दौरान बहुत भीड़ उमड़ी हुई है, इसलिए हम उचित दाम पे वस्तुओं को बेचते हैं। केंद्रीय भंडार में आटा, चावल समेत अनेक अनाजों की खरीदारी लॉकडाउन में ज्यादा हो रही है। सिर्फ सरकारी कीमत पर सरकारी व्यक्ति ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी केंद्रीय भंडार में आकर अपने उत्पाद की खरीदारी कर सकते हैं, घर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, केंद्रीय भंडार पहुंचिए और झटपट अपने उत्पाद की खरीदारी कीजिए और अनावश्यक वस्तुओं पर
पैसे देने की जद्दोजहद से बचिए भी। कैमरामैन एएमजी सुरेंद्र के साथ केंद्रीय भंडार पंडारा रोड से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। विश्व बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1 अरब की आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं के $1.9 अरब के पहले सेट में 25 देशों की मदद की जाएगी और 40 से अधिक देशों में त्वरित गति से नए अभियान आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस आपातकालीन वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, संपर्कों का पता लगाने, प्रयोगशाला जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए पृथक वार्ड बनाने में मदद मिलेगी। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़, अफगानिस्तान के लिए $10 करोड़, मालदीव्स के लिए $73 लाख और श्रीलंका के लिए $12.86 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि उसने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से निपटने में देशों की मदद करने के लिए 15 महीने के लिहाज से $160 अरब की आपातकालीन सहायता जारी करने की योजना को मंजूरी दी है। कोविड-19 के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर इससे सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान टेनिस दिग्गज रॉजर फेडरर ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है कि कैसे वो इस परिस्थिति में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सबसे घर में ही रहने की अपील की है। Hey guys, I just wanted to show you a little glimpse of how I'm practicing at home, again against the wall, like in the old days. Let's see if this is working. Huh? Staying active at home is very important at the moment. Maybe even working on the trick shot once in a while. But seriously now, I think it's very important, more important than ever, that we listen to local government. You know, we adapt to the new situation and we try our best there. I'll keep practicing in the meantime. Maybe I go for a run later and play some tennis against the wall, like in the olden days. तो फेडरर बता रहे हैं कि किस तरह से घर पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है और इससे बचा जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में मंत्रालय द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है। आइए देखते हैं। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखे तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य
और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें, सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें, लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें। अपने हाथों में नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें।